हेलो क्लास 9th। आपको याद ही होगा कि हम लोग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं और अब लगभग लास्ट पार्ट में चैप्टर के पहुंच गए हैं। आज हमें करना है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एबोलिशन का अर्थ होता है ख़त्म करना और स्लेवरी मतलब दास प्रथा या नौकर प्रथा। पहले क्या होता था, आपने भी सुना होगा कि नौकरों को खरीद लिया जाता था और इस तरह से खरीदे हुए नौकर जो हैं वो स्लेव कहलाते थे। स्लेव, ठीक है, यानी दास। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। ये बहुत बुरी प्रथा थी और किस तरह से इसको ख़त्म किया गया उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। One of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in French colonies. सबसे जो क्रांतिकारी सामाजिक सुधार हुआ था जैकोबिन टाइम पीरियड में, वो था दास प्रथा का अंत करना, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जो कि फ्रेंच कॉलोनीज़ थी। यानी फ्रेंच ने भी कई देशों को कॉलोनी अपनी बना रखा था, तो वहाँ पर हटा दिया गया। द कॉलोनीज़ इन द कैरेबियन, कहाँ कहाँ थी ये कॉलोनीज़? ये थी मार्टिनिस्क्यू, गॉडेलोप और सैन डोमिनिगो were important suppliers of the commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. यहाँ पर क्या था, इन सभी जगहों पर कैरेबियन, जिसको आज आप लोग वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हो ना, उसको कैरेबियन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन सभी जगहों पे क्या था, मार्टिनिस्क्यू, गॉडेलोप और सैन डोमिनिगो, इन सब जगहों पे किस चीज़ का उत्पादन किया जाता था? टोबैको का यानी तंबाकू का, इंडिगो यानी नील, और शुगर चीनी और कॉफ़ी, इन सब चीज़ों का उत्पादन किया जाता था इन सब जगहों पे। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। आपको पता ही ना कि इन सभी को प्लांटेशन कहा जाता है। प्लांटेशन ये फसल कहा जाता है, प्लांटेशन का फसल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल नहीं होती, है ना। इनको सिर्फ बेचने के लिए इनका उत्पादन किया जाता है, ठीक है, बिजनेस के लिए। तो इस वजह से इनको प्लांटेशन कहा जाता है। तो ये सभी प्लांटेशन फसल थी। और जब यूरोपियन लोगों ने इन सब जगहों, कैरेबियन की कई जगहों पर कब्ज़ा जमाया, तो फिर क्या हुआ कि कब्ज़ा तो जमा लिया, देख लिया कि भाई यहाँ पर इन सब चीज़ों का उत्पादन तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि वहाँ पर काम करने के लिए उनको वर्कर ही नहीं मिल रहे थे। और यूरोप से जो लोग थे वो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वहाँ का एक तो ये जगह बहुत दूर थी वहाँ से, और दूसरी ये कि पूरा जगह जो था बहुत अनफेमिलियर था। कोई मतलब नई जगह पे बिल्कुल नई तरीके से एडजस्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ का हवा पानी सूट कर जाए, है ना। तो इस वजह से क्या था, लोग जाना नहीं चाहते थे। और इसके कारण क्या था, वहाँ पर लेबर मिलना, ख़ास तौर पे प्लांटेशन के लिए, इन सब चीज़ों के उत्पादन के लिए, टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए लेबर ही नहीं मिल रहा था खेत में काम करने के लिए। सो दिस वॉज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तब क्या हुआ, यहीं से शुरुआत हो गई एक तिकोनी स्लेव व्यापार की। उसमें क्या होता था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये तीनों इसमें मिले हुए थे। इस दास का जो व्यापार चलता था इसमें क्या किया जाता था, द स्लेव ट्रेड बिगैन इन द 17th सेंचुरी। और ये दास वाली जो व्यापार था वो 17th सेंचुरी में शुरू हुआ। फ्रेंच मर्चेंट एंड सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डेक्स एंड 90s टू द अफ्रीकन कोस्ट। अब क्या था, ये व्यापारी जो यहाँ पर टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी वगैरह का उत्पादन करना चाहते थे, ये व्यापारी क्या करते थे, जाते थे बॉर्डेक्स और 90s के कोस्ट से, इससे नाव से, और ये अफ्रीका के कोस्ट तक जाते थे, अफ्रीका तक जाते थे, है ना। बॉर्डेक्स और 90s जो है ये फ्रांस में है, और वहाँ से अफ्रीका के कोस्ट पे जाते थे। वेयर दे बॉट स्लेव फ्रॉम द लोकल चिफ्टेन, और वहाँ जाते थे और जाके वहाँ के लोकल लोगों से, यानी अफ्रीका के कोस्ट पर पहुँचने के बाद क्या करते थे, उनसे कहते थे कि भाई तुम नौकर काम करने के लिए लेकर आओ आदमी, और फिर यहाँ से इनको स्लेव्स को ख़रीदा जाता था।
Branded and shackled, the slaves were packed tightly into the ship for 3 months long voyages across Atlantic to the Caribbean. और फिर वहाँ से क्या किया जाता था, इन लोगों को खूब अच्छे से ठूस ठूस कर जहाज़ में भरा जाता था और उसके बाद वहाँ से अफ्रीकन कोस्ट से इनकी 3 महीने की जर्नी शुरू होती थी जो कि अटलांटिक ओशन से होते हुए कैरेबियन तक जाती थी, यानी वेस्ट इंडीज़ तक जाती थी. दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन वर्कर. और फिर क्या होता था, ये जो व्यापारी होते थे, स्लेव वाले व्यापारी जो होते थे, वो क्या करते थे, यहाँ पर आकर इनको प्लांटेशन ओनर, जो लोग मालिक होते थे ना इन सब खेतों के, टोबैको उगाने वाले खेत के, इंडिगो उगाने वाले खेत के, शुगर उगाने वाले खेत के और कॉफ़ी उगाने वाले खेत के, उन मालिकों को, इन नौकरों को बेच दिया जाता था. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in the European market for sugar, coffee and indigo. और इस तरह से क्या हुआ कि इनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था और इनसे खेतों में काम कराया जाता था और जितना काम करा सकते थे उतना करते थे, क्योंकि उनको उत्पादन बहुत चाहिए होता था ताकि यूरोप के मार्केट की ज़रूरत जो है शुगर की, कॉफ़ी की और इंडिगो की, इसको वो पूरी कर सकें. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. और ये जो पोर्ट सिटी है यानी बंदरगाह शहर जहाँ से जहाज़ दूसरे देशों को जाया करते थे, और ये 2 जगह बहुत फेमस है ख़ास तौर पे स्लेव ट्रेड के लिए, बॉर्डेक्स एंड नैंटिस. ये क्या होता था, यहाँ पर कुछ व्यापारी थे. अब क्या था, सबके सब तो एक ही साथ एक काम को अकेले एक व्यक्ति नहीं करता था. जैसे कुछ का काम होता था लोगों को बहका कर लाना कि चलो चलो तुमको ना काम दिला देंगे, ठीक है करके. यहाँ पर पोर्ट शहर जो होते थे बॉर्डेक्स और नैंटिस की, यहाँ पर उनको लाया जाता था. फिर यहाँ पर अलग लोग होते थे और वो क्या करते थे, उनको जो लेकर आए हैं उनसे उसको ख़रीद लेते थे. फिर क्या करते थे कि जो लोग बाहर से आए हुए होते थे इसके लिए, स्लेव के लिए, फिर उनको बेचा जाता था. यानी कई लिंक होती थी, कई लंबी चौड़ी सी, है ना. और इस वजह से क्या था कि बॉर्डेक्स और नैंटिस में रहने वाले कई व्यापारी जो कि ये काम करते थे, स्लेव ट्रेड करते थे, वो खूब फल फूल रहे थे, खूब पैसा कमा रहे थे. फ्री में पैसा मिल रहा था आराम से, बिना किसी मेहनत के, है ना. बस खाली लोगों की खरीद बिक्री करके पैसा कमा रहे थे ये. थ्रू आउट द 18th century देयर वॉज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस. पहले 18वीं शताब्दी तक बहुत कम ही स्लेवरी के बारे में फ्रांस में बोला जाता था, बात की जाती थी. The National Assembly held long debate about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. फिर क्या हुआ कि फ्रेंच असेंबली में ये बात अब बहस होने लगी थी कि क्या जो कानून हम यहाँ पर बनाते हैं, जो लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, तो जो फ्रांस में रहते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए उन अधिकारों की बात की जाएगी, या फिर जो फ्रेंच लोग बाहर चले गए हैं, बाहर जाकर बिजनेस कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ये चीज़ लागू होगी. ख़ास तौर पे वो लोग जो फ्रेंच कॉलोनीज़ में रह रहे हैं, फ्रेंच लोग फ्रेंच कॉलोनीज़ बना ली थी, वहाँ रह रहे हैं, क्या ये जो नियम है वो उनके ऊपर भी लागू होगा. But it did not pass any law fearing opposition from businessmen whose incomes depended on the slave trade. लेकिन बहस तो बहुत होती थी, बट कोई कानून नहीं बन पाया क्योंकि उनको डर लगता था कि बिजनेसमैन लोग जो हैं वो उनका विरोध करेंगे, क्योंकि इन बिजनेसमैन की इनकम जो होती थी वो इसी स्लेव ट्रेड के ऊपर निर्भर थी. It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession. फिर क्या हुआ, एक मीटिंग हुई, कन्वेंशन हुआ 1794 में, तब ये कानून बना कि चाहे फ्रेंच जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, उन्होंने कॉलोनी में भी जाकर अगर रह रहे हैं, अब आप समझ ही रहे होंगे फ्रेंच कॉलोनीज़, जैसे ब्रिटिश कॉलोनी थी भारत, तो बहुत सारे अंग्रेज भारत में थे, है ना. उसी तरह से क्या था कि फ्रांस ने जब कैरेबियन देशों को कॉलोनी बनाई तो बहुत सारे फ्रेंच वहाँ जाकर रह रहे थे. तो तब कहा गया कि भाई ये जो कानून बना है
ये सब पर लागू होगा, इवन कॉलोनीज़ में भी लागू होगा, और लोगों को ये स्लेव का जो ट्रेड है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। दस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर, लेकिन क्या हुआ, ये कानून बना तो सही लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं चला। 10 ईयर्स लेटर, अभी 10 ही साल गुजरे थे, नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। उसके बाद नेपोलियन का शासन हो गया फ्रांस में, और नेपोलियन ने दोबारा से इस दास प्रथा को शुरू करवा दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और ये जो प्लांटेशन ओनर थे ये बात समझ गए कि चलो अब नेपोलियन आ गया है फिर से, तो हमको ये अधिकार हो गया है कि हम इन अफ्रीकन निग्रोज कहा जाते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, इंडिजिनस पीपल अफ्रीका के जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, उनको अब अपने इंटरेस्ट के लिए हम चाहे तो दास बना सकते हैं। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। उसके बाद 1848 में कहीं जाकर ये दास प्रथा का अंत हुआ फ्रांस में। अब देखिए इसका 6th और लास्ट पार्ट, द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब जो क्रांति हुई थी और जो असर हुआ था रोज़मर्रा की ज़िंदगी के पर लोगों के, वो क्या कैसे कैसे हुआ था। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। तो आप ये प्रश्न उठता है कि क्या पॉलिटिक्स जो है वो लोगों के पहनने ओढ़ने के तरीके को बदल देता है, या फिर उसकी भाषा को बदल देता है, या फिर जो किताबें वो पढ़ते हैं उसको बदल देता है। The year following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. आने वाले सालों में 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था फ्रांस में, तो उसके बाद बहुत तरह की चेंजेस वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में, खास पुरुषों की भी ज़िंदगी में, महिलाओं की भी ज़िंदगी में और बच्चों की भी ज़िंदगी में आ गया था। The revolutionary government took it upon themselves to pass law that would translate the ideals of liberty, equality in everyday practice. और जो जितनी भी क्रांतिकारी सरकारें आई थी उन्होंने कई ऐसे कानून बनाए और उसको ट्रांसलेट भी किया, यानी उसकी मीनिंग समझाई लोगों को कि आइडियल जो आदर्श होता है लिबर्टी और इक्वालिटी का, उसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू करेंगे। खाली किताब में ही लिखा हुआ ये नहीं रहेगा फ्रांस के संविधान में, बल्कि इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू भी किया जाएगा। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप इन द ओल्ड सेंसरशिप। अच्छा, ऐसा ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट कानून जो है वो लागू हुआ जब बेस्टाइल को तोड़ दिया गया था 1789 में। उसके बाद वो था सेंसरशिप हटा देना। सेंसरशिप आप समझते ही हो कि जब कोई भी चीज़ लिखी जाती है और छापी जाती है, तो छापे जाने से पहले जो भी सरकार होती है उससे परमिशन मांगा जाता है कि हम ये चीज़ छाप रहे हैं, और सरकार के जो है वो उसको पढ़ती है, और पढ़ने के बाद अगर वो उचित समझती है कि जितना कुछ आपने लिखा है छापने लायक है, तो उसे छापने दिया जाता है, और नहीं तो उसमें बहुत सारी बातें काट दी जाती हैं, है ना, कि नहीं ये सब चीज़ें आप नहीं छाप सकते। तो इसको सेंसरशिप कहा जाता है। सरकार काट छाँट कर देती है, उसके बाद कहती है हाँ जी अब ये चीज़ आप छाप सकते हो। तो क्या हुआ कि उस समय ये सेंसरशिप लगी हुई थी जब राजा का शासन वहाँ था तब। तो 1789 जब क्रांति हुई फ्रांस में, तो ये सेंसरशिप को हटा दिया गया, कहा कि नहीं जो मर्जी आए आप लिखो और छापो, कोई रोक टोक नहीं है। In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. 1789 से पहले क्या होता था, जब ओल्ड रिजीम पुराना जो तौर तरीका था शासन का, राजाओं का शासन का जब जो चल रहा था, तो जितनी भी चीज़ लिखी जाती थी या जो भी कल्चरल एक्टिविटी होती थी, चाहे आप बुक छापिए, न्यूज़पेपर छापिए, कहानियाँ छापिए, प्लेस छापिए, कुछ भी छापिए, तो क्या होता था उसके प्लेस जो होती थी परफॉर्म की जाती थी, तो क्या होता था जब तक उसको राजा से को दिखा नहीं दिया जाता था, अप्रूवल नहीं ले लिया जाता था, तब तक उसे आप नहीं कर सकते थे। चाहे वो नाटक स्टेज पर दिखाने के लिए हो, चाहे न्यूज़पेपर छापने के लिए हो, चाहे किताबें छापने के लिए हो।
Now the Declaration of the Right of Men and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. लेकिन अब क्या था, जो नई डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स आई थी, अधिकार की बात जब की गई थी पुरुषों और नागरिकों की, तो उसमें कहा गया कि आपको बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन, अपने विचारों को आप व्यक्त कर सकते हो, और ये बिल्कुल ही नेचुरल है, नेचुरल राइट है आपका. Newspaper, pamphlet, books and printed pictures flooded the town of the France from where they traveled rapidly into the countryside. अब क्या था, खूब धड़ल्ले से न्यूज़पेपर, पैम्फलेट आप समझते हो, देखते होगे आप, पैम्फलेट जो होता है अखबारों में रंग बिरंगे कागज़ होते हैं, है ना, उसमें कुछ कुछ लोग अपने चीज़ों के बारे में लिखते हैं, है ना. अब जैसे एडवर्टीज़मेंट के तौर पे आपके अखबार के साथ बहुत सारी ऐसी रंग बिरंगे कागज़ें आती होंगी जिस पे कुछ छपा हुआ होता होगा, है ना, उसको पैम्फलेट बोलते हैं. तो क्या होता था, पैम्फलेट छपने लगी, फिर बुक्स छपने लगे, फिर बहुत सारे पिक्चर्स छपने लगे जो बाज़ार में बिल्कुल भर गए, है ना, फ्रांस के मार्केट में. और फिर जब इतनी किताबें शहरों में छपने लगी तो धीरे धीरे करके गांवों तक भी पहुंचने लगी. दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस. और उन सब में इन सब बातों का जिक्र किया गया था कि अब फ्रांस में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं. फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड. अब फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब था कि आप हर तरह के विचार को रख सकते हो, आप अपने विचार रख सकते हो सकता है आपसे बिल्कुल विपरीत विचार किसी और व्यक्ति का हो, तो वो भी अपनी बात को बोल सकता है. Each side sought to convince the others of its position through the medium of print. और सब लोगों को अपनी बात से कन्विंस करने की कोशिश करते कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति कहेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल. और इसके लिए क्या करते थे, लोग तर्क देते थे कि देखो ये हमारा तर्क है और हम सही क्यों हैं, इस वजह से सही हैं, है ना. लोग अपनी बात को, दोनों तरफ के लोग, जो फेवर में रहते वो, जो विरुद्ध में रहते वो, सब अपनी अपनी बातों को कह सकते थे प्रिंट के माध्यम से. प्ले, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल. अब क्या था, छूट मिल गई थी तो प्ले, सॉन्ग, फेस्टिवल के प्रोसेशन वगैरह जो होते थे उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे. This was the one way that could grasp and identify with the idea of liberty and justice that the political philosophers wrote about at length in the text, which only a handful of educated people could read. ये वो सब घटनाएं थी, वो सब बातें थी जिसके बारे में और लिबर्टी और जस्टिस के बारे में बात जो फिलोसफर्स जो थे, रूसो वगैरह, वो कहा करते थे. लॉक भी कहा था, जॉन लॉक ने, रूसो ने, है ना. तो उन सब के विचार जो है अब क्या थे, शुरू में तो बहुत कम ही लोग पढ़ पाते थे, अब क्या था, सभी इसको पढ़ सकते थे. ठीक है, दिस द एंड ऑफ द चैप्टर. चलिए अब कंक्लूजन हम देख लेते हैं. कंक्लूजन में क्या क्या बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी. तो चलिए कंक्लूजन में देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ी थी. In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो एम्परर बन गया फ्रांस का. He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdom where he placed member of his family. और उसने क्या किया, एक अभियान शुरू किया, जीत का अभियान. पड़ोसी देशों में वो गया, यूरोपियन देशों में, और वहाँ के राजाओं को हटा दिया, अपनी किंगडम बनाई और अपने परिवार के सदस्यों को वहाँ राजा बना दिया. यानी दूसरे देशों के राजा को हटाया और अपने परिवार के लोगों को वहाँ राजा बना दिया. नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. और उसने ये दिखाया कि वो यूरोप को मॉडर्न बना रहा है. ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ एज अ system of weigh and measure provided by the decimal system. और उसने क्या किया, कुछ कानून बनाए प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वे एंड मेज़र, यानी तौलने और नापने का जो तरीका था वो यूनिफॉर्म कर दिया गया डेसिमल सिस्टम में.
जो आज भी हम करते हैं वैसे ही करते हैं, है ना। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर, इसलिए जब इन सब चीज़ों को नेपोलियन ने लागू करना शुरू किया तो शुरू में बहुत सारे लोग समझते थे वाह ये तो हमें स्वतंत्र करने वाला एक लिबरेटर बनकर आया है, विच वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, और इसकी वजह से नेपोलियन की वजह से लोग जो है वो स्वतंत्र होंगे। But soon Napoleon armies came to be viewed everywhere as an invading force, लेकिन जल्दी ही नेपोलियन की सेना को जो था वो बस आक्रमणकारी समझा जाने लगा। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, और अंत में वाटरलू की युद्ध में 1815 में वो युद्ध हार गया। Many of his measures that carried the revolutionary idea of liberty and modern laws in other parts of Europe had an impact on the people long after Napoleon had left. और जो बहुत सारे ऐसे कदम जो उसने उसके रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ लिबर्टी और मॉडर्न लॉ के बारे में थे, उसका असर आज भी नेपोलियन के मर जाने के बाद भी यूरोप पर उसका असर देखा जा सकता है। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन का अगर सबसे बड़ा देन अगर माना जाए तो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स है। These spread from France to the rest of Europe during 19th century, और फ्रांस से ये विचार जो है पूरे यूरोप में 19वीं शताब्दी में फैल गया था। वेयर फ्यूडल सिस्टम्स वर अबॉलिश्ड, और वहाँ यूरोप के कई जगहों पर भी जो फ्यूडल सिस्टम था यानी जो रईसों का साम्राज्य था उसको ख़त्म कर दिया गया था। कॉलोनाइज पीपल रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट सॉवरेन नेशन स्टेट, और जो लोग जो गुलाम देश थे वो लोग भी पूरी कोशिश करने लगे कि वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश बना लें। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। भारत में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फ्रांस के इस क्रांति से बहुत प्रभावित हुए थे। उनमें टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय भी थे, जो कि जो आइडिया रिवोल्यूशनरी आइडिया फ्रीडम लिबर्टी और इक्वालिटी फ्रेटर्निटी का फ्रांस से मिला था उसको उन्होंने बहुत अच्छा माना था और उससे बड़े प्रभावित भी हुए थे। तो ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया, तो हम पॉलिटिकल साइंस का भी कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। मैं इसे प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, आप आराम से चाहे तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप अपनी कॉपी में करेंगे, और साथ ही साथ क्या है मैं MCQ डालती रहूँगी। अब पूरे चैप्टर का MCQ डाल दूँगी ताकि आप अपनी जो एक सेपरेट कॉपी बनाई है आपने MCQ की उसमें आप सभी MCQ को लिख लीजिए और बस हमेशा पढ़ते रहिए उसको जब भी मौका मिले, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको रट जाएगा बिल्कुल सारा MCQ, और फाइनल एग्ज़ाम में आपको बोझ नहीं लगेगा कि मुझे अलग से कुछ MCQ की तैयारी करनी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी तैयारी कर ली होती है। तो आपके लिए ये सब काम बहुत आसान हो जाएगा। एग्ज़ाम के समय में मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।